हेलो दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल बाय विकास में स्वागत है। तो दोस्तों, डेली की तरह आज हम रीजनिंग के इम्पोर्टेंट सेट नंबर 28 को सॉल्व करेंगे, जो हमारे होने वाले रेलवे एसएससी के सारे एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। ओके, तो चलिए दोस्तों सेट शुरू करते हैं सेट नंबर 28 को। ओके, हमसे पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है वो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा हमें यहाँ पे पता करना है। ओके, तो देखिए संख्या क्या है। संख्या हमारी है 43, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, फिर है हमारा 34, फिर है 61, 25 और लास्ट में क्या है 70। ओके, अब हमें इसका पता लगाना है। चूँकि यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, संख्याएं जो है एक दूसरे के समीप हैं, तो जब भी संख्याएं एक दूसरे के नज़दीक होती है, निकट होती है, तो हम उनका डिफरेंस निकाल के चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो हम इन लोगों का जो ये आगे वाली है इनका हम डिफरेंस निकालते हैं, तो ये भी पता चल जाएगा पैटर्न। 34 और 61 का अगर हम डिफरेंस निकालें तो 34 और 61 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ से देखो तो हो जाएगा ये कितना 27, कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 61 और 25 की बात करो तो 61 और यहाँ पे प्लस 27 होगा। ठीक है, प्लस 27। 61 से 25 हुआ है, 61 से 25 का मतलब कि कितने का डिफरेंस यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो -36 यहाँ पे किया गया, कितना हुआ है, तो यहाँ पे -36 हुआ है। ओके, 25 से अगर हम 75 की बात करें तो दोस्तों 25 से 75 आप जाओगे तो यहाँ पे कितना हुआ है, यहाँ पे डिफरेंस है 45 का, कितने का है 45 का, यानी कि अब देखो 27, 36 और 45। तो अगर आगे की अगर हम संख्या को देखें तो 34 से पहले यहाँ पे अगर आप यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, तो अगर हम यहाँ पे 27, 36 और 45 में एक कॉमन देखें तो 27 और 9 कितना होता है 36 होता है, 36 और 9 कितना होता है तो 45 होता है। यानी कि यहाँ पे 9 जो है 9 की संख्या में जो है डिजिट आगे बढ़ रहे हैं, 9 की संख्या में। जब तो देखो यहाँ पे जब प्लस है तो इससे पहले माइनस हुआ होगा, यानी कि ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा, जिसमें से हम माइनस करने पे 34 आए। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से समझिए तो यहाँ पे अगर हम क्या करें 34 में अगर आप क्या जोड़ो, क्योंकि यहाँ पे 27 है, तो 27 में से 9 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा। 18 हो जाएगा, तो 18 अगर यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर 9 हो जाएगा। यानी कि जो ये संख्या है ना +9 -18, ये 9 का जो है वो मल्टीपल है। यानी कि 34 में अगर 43 में 9 ऐड करो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 52 से 18 को माइनस करो तो 34, और आगे तो हमने सॉल्व कर ही दिया है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर क्या होने वाला है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 52। समझ में आया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जिस प्रकार गोल्फ का संबंध कोर्स से है, उसी प्रकार बॉक्सिंग का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे समझिए, जिस प्रकार जो गोल्फ होता है दोस्तों, जहाँ पे खेला जाता है ना गोल्फ, उसे हम क्या कहते हैं, तो गोल्फ जहाँ पे खेला जाते हैं उसे हम कोर्स कहते हैं। तो बॉक्सिंग कहाँ पे होती है, तो अब बॉक्सिंग की बात करो तो आप देखते हो बॉक्सिंग के चारों तरफ सराउंडिंग टाइप से फीते रस्सी में बंधे होते हैं। तो बॉक्सिंग जो होती है हमारी कहाँ होती है, तो वो रिंग में होती है। कहाँ पे होती है, रिंग में होती है। अगर हम फील्ड की बात करें तो फील्ड में हम क्रिकेट खेलते हैं। अगर क्या कहलाता है, अगर आप कोर्ट की बात करो तो कोर्ट में क्या होती है, हमारा टेनिस और यहाँ पे कि ये बैडमिंटन खेला जाता है। ठीक है, ओके, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में ग्लोट को क्या कहता है, ग्लोट को EJMYR कहा जाता है। इंकर को क्या कहा जाता है, GLASP कहा जाता है। तो उसी कोड भाषा में पांडा को क्या कहा जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आप ग्लोट और EJMYR को देखो, समझिएगा ध्यान से। G से अगर E पे आप जाते हो, L से J बना है, O से M बना है, A से Y बना है और T से R बना है। ठीक है,
यानी कि ये संख्या जो है अपोजिट मतलब कि पीछे जा रही है। जी से ई का मतलब कि पहले ई आएगा उसके बाद जी आएगा। तो क्यों ना हम इसी संख्या को देख लें। अगर इस संख्या से समझ लें हम, तो आप देखो ई के बाद क्या आएगा, तो ई से जी कितने आगे है, तो ई के बाद अगर हम 2+2 करते हैं, ई से 2 स्थान आगे बढ़ते हैं तो क्या आएगा, जी आएगा। तो देखो ई से 2 स्थान आगे होने पर +2 करने पर जी आया है। ठीक है, जे से अगर आप 2 स्थान और आगे बढ़ो तो जे के और एल, यानी कि यहाँ भी 2 स्थान है। एम की बात करें तो एम से अगर हम 2 स्थान आगे बढ़ते हैं तो MNO होता है। वाई से अगर 2 स्थान आगे बढ़ते हैं तो वाई के बाद जेड, उसके बाद ए आएगा। और आर से अगर 2 स्थान आगे बढ़ते हैं तो RST, यानी कि जो हमारा दूसरा वाला है ना, उससे हमें 2 स्थान आगे बढ़ना है। ओके, तो हमें पांडा जब दिया हुआ है PANDA, यानी जब हमें पांडा दिया हुआ है तो आप यहाँ पे अगर एक बात समझो, ऑप्शन देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन में है कि ऑप्शन देखो, अगर पहला ऑप्शन देखो तो M से 2 स्थान आगे बढ़ो तो MNO, ये वाला तो ऑप्शन खत्म। ठीक है, N से अगर 2 स्थान आगे बढ़ो तो NOP, N से जब हम 2 स्थान और आगे बढ़ते हैं तो NOP, अच्छा P है। Y से हम 2 स्थान आगे बढ़ते हैं तो YZA, A भी है। L दिया हुआ है, L से 2 स्थान आगे बढ़ो तो LMN, A भी दिया हुआ है। ठीक है, B से 2 स्थान आगे बढ़ते हैं तो B के बाद होता है C और D, और Y से आगे बढ़ो तो A होगा। यानी कि कुल मिलाकर पांडा का हमारा क्या हो जाएगा, N, Y, L, B और Y। ठीक है, ये पांडा का हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे समझिए यहाँ पे GLOAT ग्लोट है। अगर आपको ये ना समझ में आया, ऐसे ये मैंने इजी बताया क्योंकि आपको पीछे ना जाना पड़ेगा, सीधे आगे। जी से आप 2 स्थान पीछे जाओ तो जी से 2 स्थान अगर पीछे जाते हो तो ई आता है। एल से 2 स्थान पीछे जाओ तो जे आता है। एम से 2 स्थान और पीछे जाओ तो एम आता है। ए से 2 स्थान पीछे जाओ तो वाई आता है। और टी से 2 स्थान और पीछे जाओ आप तो क्या आता है, आर आता है। यानी कि EJMYR उसी तरह से ये बना है। ओके, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से जो है हमारा 3 किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है। जो असंगत है ना वही हमें पता करना है। ठीक है, अब देखो पहला है समाप्ति। समाप्ति का मतलब होता है किसी चीज़ का अंत। ओके, दूसरा दिया हुआ है हमारा प्रगति। प्रगति का मतलब होता है किसी चीज़ में तरक्की होना। विदाई दिया हुआ है, विदाई का भी हो मतलब यहाँ पे अगर समझो तो शादी संपन्न हो गया, यानी कि यहाँ भी ये अंत के रूप में आएगा कि हाँ जो फंक्शन था वो ख़त्म हो गया। निष्कर्ष यानी कि परिणाम। परिणाम यानी कि हमारा रिजल्ट आने का मतलब क्या हुआ, जो कार्य था हमारा वो खत्म हो गया। तो एक चीज़ देखो आप, समाप्त का मतलब हुआ कि किसी कार्य की समाप्ति, विदाई मतलब कि उस फंक्शन की समाप्ति, और निष्कर्ष मतलब परिणाम का मतलब कि जो हमने कार्य किया था वो अंत हो गया, उसका रिजल्ट आ गया। ये तीनों समाप्ति, विदाई और निष्कर्ष कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित है। जो हमारा बचता है एक कौन सा बचता है हमारा, तो प्रगति बचता है। तो प्रगति की बात करें तो प्रगति हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकता है। ओके जी, कोई बात नहीं। 26, 19 और 12 है, 32 क्वेश्चन मार्क और 16 है, 23, 20 और 17 है। ठीक है, बीच वाला हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो जब बीच वाला फाइंड आउट करना है ना, तो हम लोग ऐसा प्रयास करें कि बीच वाले को निकालने का सॉल्व करें। अगर ये 19 है तो 19 हम कैसे ला सकते हैं, तो अगर यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 12 है, 26 और 12 इन्हीं दोनों का यूज करके हमें 19 लाना है। अगर 26 से 12 आप माइनस करो तो 26 से 12 माइनस करते हैं हम तो कितना होता है 14, यानी कि 14 होता है। ठीक है जी, 26 में आप फिर से अगर 12 को ऐड करते हैं तो कितना होता है 26 2 28 और 10 38, कितना होता है 38। 38 का संबंध यहाँ पे किससे दिया गया है 19 से। 38 को 2 से डिवाइड कर दो 19 आ जाएगा।
हाँ जी, ये पैटर्न तो लग रहा है कैसे हो सकता है। ठीक है, लास्ट वाला है जो है इसको भी चेक कर लेते हैं। प्लस करके 20 है, सॉरी 23 है और 17 है, ऐड करें हम तो 30 और 10 40 हुआ। 40 को जैसे यहाँ पे 2 से डिवाइड किया था ऐसे 2 से डिवाइड कर दें हम तो कितना हो गया, 20 हो गया। यानी कि यहाँ पे 20 है जी। यानी कि करना क्या है, जो दोनों किनारे वाले डिजिट है उनको ऐड करके डिवाइड कर देना है, हमारा बीच वाला आ जाएगा। 32 है जी और 16 है। अब ऐड करो कितना हो जाएगा, 38 और 10 48, 2 से डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा 24। यानी कि यह जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है ना, इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे हमारा होने वाला है 24। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमसे कह रहा है कि श्रीनिजा अपने घर से 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। श्रीनिजा है वो अपने घर से 9 किलोमीटर, अगर ये इनका श्रीनिजा है, ये श्रीनिजा का अगर ये घर है, ये इनका हाउस है, ये श्रीनिजा का घर है, यहाँ से ये पश्चिम की ओर 9 किलोमीटर चलती है। ठीक है, ये पश्चिम की ओर चली है कितना, 9 किलोमीटर। ठीक है जी, चलिए फिर दक्षिण की ओर मुड़ी और 11 किलोमीटर जी। दक्षिण का मतलब कि नीचे की तरफ, अच्छा नीचे की तरफ चली, दक्षिण की तरफ चलती हैं और 11 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से मुड़ गई दक्षिण की तरफ और कितना चली है, 11 किलोमीटर। अच्छा ओके, फिर वो पूर्व की ओर 13 किलोमीटर चली, पूर्व की ओर चलाओ आप इन्हें 13 किलोमीटर, यानी कि 13 किलोमीटर, यानी कि जो ये वाला हिस्सा है इससे ज़्यादा होगा 13 किलोमीटर, यानी हाउस से ज़्यादा चलाइए। अच्छा ये देखो आप 13 किलोमीटर ये चलिए, 13 किलोमीटर ये टोटल डिस्टेंस है हमारा, यहाँ से यहाँ तक का 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर है ये वाला, ये यहाँ तक 13 किलोमीटर टोटल। तो टोटल जब ये 13 है यहाँ से ये जो, हाँ ठीक है 13 किलोमीटर चल दी। ठीक, और अंत में पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चली, यानी कि टोटल यहाँ तक वो 13 किलोमीटर चली और फिर अंत में पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चली। ठीक है, और फिर यहाँ से रिवाइंड आती हैं और 4 किलोमीटर चलती हैं, यानी कि 4 किलोमीटर। ये वाला जो ये हरा से मैंने यहाँ पे देखो, अब इतना जो हिस्सा है यानी कि यहाँ तक का जो हिस्सा है ये वाला जो हिस्सा है ये 9 किलोमीटर का हो जाएगा, और जब लास्ट में वो 4 किलोमीटर चलती हैं तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक का ये 4 किलोमीटर का हो जाएगा ना जी। तो कह रहा है कि अब श्रीनिजा अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। एक बात समझिए आप, ये टोटल जो हिस्सा है हमारा यहाँ से यहाँ तक का 13 किलोमीटर का है, उसमें 13 में फिर वो रिटर्निंग 4 किलोमीटर आती हैं तो कितना बच गया हमारे पास, 9 किलोमीटर। और 9 किलोमीटर कहाँ पे आके ख़त्म होता है, 9 किलोमीटर यहाँ पे आके ख़त्म होता है। ये जो मैं देखिए डार्क है ये 9 किलोमीटर का एरिया है। तो पूछ रहा है कि श्रीनिजा अब अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। उनका स्थान कौन सा था, ये था, और कहाँ पे आके रुकी हैं, यहाँ पे आके रुकी है। तो प्रारंभिक स्थान से उनकी दूरी देखो तो देखिए दूरी क्या होगी, ये जो हरा वाला है लंबाई है, यही उनकी दूरी होगी। ऐसे ही सीधा ही चलेंगी, इस प्रकार चलेंगी, वो सीधा ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे ना जी, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगी तो ये वाली दूरी के बराबर होगी। यानी कि ये वाला जो भी हिस्सा है ये टोटल वाला यहाँ से यहाँ तक जो ऊपर वाला है 11 किलोमीटर का है। तो श्रीनिजा की बात करें तो अपने प्रारंभिक स्थान से 11 किलोमीटर की दूरी पे होंगी। समझ में आया है, ओके। यानी कि कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये मज़ेदार क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा करिएगा, अपने से प्रयास कीजिएगा, मजा आएगा करने में, सोचने को आपको मिलेगा। कह रहा है कि मालती जो है वो विवेक की पत्नी के ससुर की बेटी है। मालती कौन है, तो मालती की बात करो आप तो विवेक है, मान लीजिए ये विवेक हो गए, तो विवेक की पत्नी है, विवेक की पत्नी यानी कि विवेक की वाइफ, ये विवेक की वाइफ हो गई। विवेक और ये साइन जो है हस्बैंड वाइफ के लिए दोनों तरफ का। तो विवेक की पत्नी
विवेक की पत्नी के ससुर कौन होंगे? विवेक की पत्नी के ससुर कौन होंगे? विवेक के फादर होंगे। विवेक के जो फादर हैं, विवेक के जो फादर हैं, ठीक है, वो विवेक की पत्नी के ससुर हो गए। तो कह रहा है कि मालती कौन है? विवेक की पत्नी के ससुर की बेटी है, यानी कि ससुर की बेटी है, यानी कि विवेक की बहन है। तो विवेक की बहन है, हस्बैंड वाइफ के भाई बहन के लिए हम लोग क्या कर देंगे? डबल साइन। और विवेक की बहन है, कौन है? मालती। ओके, चलिए ये वाला एरिया हमने कवर कर लिया। ये बन गया कि मालती कौन है? तो विवेक के पत्नी की ससुर यानी विवेक के फादर की बेटी है। अर्पित नीतू का पोता है जो दयाल की पत्नी है। अर्पित नीतू का पोता है जो दयाल की पत्नी। अब यहाँ पे दयाल के बारे में नहीं पता है, इससे जो संबंधित है उसको हम ढूंढते हैं। विवेक है, हाँ विवेक कह रहे हैं कि दयाल का इकलौता बेटा है, यानी कि यहाँ पे कौन हो जाएंगे? दयाल हो जाएंगे। यानी कि दयाल कौन है? दयाल जो हैं वो विवेक के फादर हैं। ये जो विवेक है, विवेक के फादर हैं दयाल। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है, समझिए कि अर्पित जो है, ये वाला हिस्सा हो गया ना, विवेक दयाल का इकलौता बेटा है, यानी विवेक दयाल जी के सिर्फ एक बेटे हैं। ठीक है, अब ये वाला हिस्सा छूटा है, इसको हम लोग कर लेते हैं क्योंकि इस का संबंध इससे जुड़ जाएगा। अर्पित जो है वो नीतू का पोता है जो दयाल की पत्नी है। अर्पित कौन है? नीतू का पोता है। और नीतू कौन है? तो दयाल की पत्नी है। तो दयाल की पत्नी कौन है? तो दयाल की पत्नी की बात करें तो दयाल की पत्नी है नीतू। कौन है दयाल की पत्नी? तो दयाल की पत्नी है नीतू। ठीक है जी, यहाँ से समझ में आया, दयाल की पत्नी नीतू है। ओके, अब हमें बाकी क्या है? अर्पित। अर्पित जो है वो नीतू का पोता है। नीतू का पोता, नीतू के पोता की बात करें अगर हम, तो विवेक और उसकी पत्नी, यानी कि विवेक और वाइफ का प्रोडक्ट है कौन? कौन है जी? क्या दिया है? अर्पित। अर्पित जो है वो नीतू का पोता है, यानी विवेक और उसकी वाइफ का ये प्रोडक्ट है। ठीक है, सुष्मिता जो है वो मालती की बहन है। मालती की बहन कौन है? तो मालती की बहन की बात करें तो मालती की बहन है हमारी सुष्मिता। कौन है? मालती की बहन है सुष्मिता। ठीक है, ये भाई बहन है, तो भाई बहन में डबल का साइन है। ठीक, अब देखो आप, डायग्राम बन गया, तैयार है चारों तरफ। विवेक है, विवेक की बहन है कौन? विवेक की बहन है मालती, और विवेक भाई है, मालती विवेक की बहन है, सुष्मिता भी बहन है। ठीक है, ये हो गया, माइनस साइन कर दिया मैंने बहन के लिए, और प्लस साइन हो गया मेल के लिए। ठीक है, यहाँ पे अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछ रहा है कि विवेक की पत्नी का अर्पित से क्या संबंध है? विवेक की पत्नी का अर्पित से, भाई विवेक की पत्नी का अर्पित से, तो अर्पित से क्या संबंध है? अर्पित की माँ है। अब आप देखो, ये जो विवेक और उसकी वाइफ का प्रोडक्ट है अर्पित, तो अर्पित का क्या संबंध है? विवेक की पत्नी। तो विवेक की पत्नी कौन है? अर्पित की माँ है, यानी कि ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा। ओके, किन दो संख्याओं को हम आपस में बदल सकते हैं? आइए यहाँ पे हम लोग चेक करके देखते हैं। जैसे दिया क्या है, 64 + 36 / 3 × 9 और -32, क्या हमें लाना है? 44। अब कह रहा है कि किन दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा। दोस्तों देखिए, जब ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो आप मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा एक अनुभव के तौर पे, कि आप पहले प्रयास कीजिए ना, कि पहला तो नहीं कहूँगा, कभी ए ऑप्शन नहीं, आप लास्ट से नीचे से प्रयास कीजिए, या तो बी या तो डी लीजिए या तो सी लीजिए, इन दोनों में आपके काम बन जाएंगे। ठीक है, हम लोग डी से यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार। डी से अगर चेक करके देखें तो 3 के जगह पे 9 और 9 के जगह पे 3 करना है। तो चलिए 64 और प्लस 36, 36 भागा 9 × 3 और -32। देखिए यहाँ पे 3 की जगह पे 9, 9 की जगह पे हमने 3 कर दिया। ओके, अब देखो 64 हो गया, 9 चौके के 36 और × 3 और -32। 64 तो ये है,
और ये 12 है और ये 32 है। तो एक आप चीज़ देख लो, 64 से 32 घटाओ कितना हो जाएगा 32, और 32 में 12 ऐड कर दो तो 32 और 12 कितना हो जाएगा 44। चलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, क्योंकि RHS इज इक्वल टू LHS। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। ओके, अब देखिए कह रहा है कि प्लास्टिक से बनी वस्तुएं दिया हुआ है, बाल्टी दी हुई है और फोटो फ्रेम दिया हुआ है। प्लास्टिक से बनी वस्तुएं, बाल्टी और फोटो फ्रेम। तो पहले अगर यहाँ पे देखो आप एक चीज़ समझिए, ये मान लीजिए प्लास्टिक से बनी वस्तु है, ये जो है प्लास्टिक का प्रोडक्ट है, प्लास्टिक से बनी वस्तु है। तो प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का संबंध किससे है? बाल्टी से है। तो बाल्टी भी तो प्लास्टिक से बना होता है ना जी, बाल्टी प्लास्टिक का होता है ना। तो प्लास्टिक से बनी वस्तुओं के बीच में प्लास्टिक से बने वस्तुओं में हम बाल्टी को कनेक्ट कर सकते हैं कि नहीं? प्लास्टिक की बनी वस्तुओं और बाल्टी कॉमन हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये भी प्लास्टिक से बनी है, वो भी प्लास्टिक से बनी है। अब प्लास्टिक की बनी वस्तुओं में से बात करें तो फोटो का फ्रेम है, ये भी तो प्लास्टिक का से बन सकता है और बनता ही है। तो प्लास्टिक की बनी वस्तुओं को अगर हम कनेक्ट करें तो प्लास्टिक की बनी वस्तुओं में फ़ोटो का फ्रेम भी आ सकता है, हमारा फ़ोटो का फ्रेम आ सकता है जी। तो कुल मिलाकर ये प्लास्टिक से बनी वस्तुओं में कॉमन क्या हो जाएगा? हमारा फ़ोटो फ्रेम भी कॉमन है और प्लास्टिक से बनी वस्तुओं से हमारा बाल्टी भी कॉमन है। यानी कि अगर यहाँ पे बात करें ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट है, क्योंकि प्लास्टिक से बनी वस्तुओं में कॉमन हमारी बाल्टी भी है और प्लास्टिक से बनी वस्तुओं में कॉमन हमारा फोटो का फ्रेम भी है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि दिए गए आरेख में कितने लिफाफे हैं जो पेन नहीं हैं? ऐसे कितने लिफाफे हैं जो पेन नहीं हैं? ठीक है, हटा दो, अब पेन नहीं है। ऐसे कितने लिफाफे हैं जो पेन नहीं है? तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है? तो लिफाफे और पेन, ये पेन वाला जो एरिया है इतना, इसको अपसाइड कर दीजिए ना, ये हटा दो। इसके बाद जो है इतना के बाद जो है आप काउंट कर लीजिए। तो देखो लिफाफा कौन कौन सा है? 6 लिफाफा है और ये हमारा 12 लिफाफा है। तो 12 और 6 कितना हो जाएगा? 18। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए, कह रहा है कि सभी वस्त्र जींस हैं। वस्त्र, सभी वस्त्र जो हैं वो क्या हैं? जीन्स हैं। ठीक है, और सभी जीन्स जो हैं वो कमीज हैं, और जितने भी जीन्स हैं हमारे क्या हैं? कमीज है। सभी जीन्स क्या है? कमीज है। डायग्राम बन गया। निष्कर्ष देख लेते हैं। कह रहा है कि हाँ, सभी वस्त्र जो है वो कमीज है। सभी वस्त्र जो है कमीज है। हाँ जी, जब भी एक बात समझिए, जब भी हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे ना तो सभी भी लागू होता है और कुछ भी लागू होता है, दोनों लागू होते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि सभी वस्त्र कमीज है, सही है। अगर ये पूछता कि कुछ वस्त्र कमीज है तो भी वो सही होता है। ठीक है, कह रहा है कि कम से कम कुछ कमीज जीन्स हैं, कुछ कमीज जो हैं वो जीन्स हैं। जब हम नीचे से ऊपर से नीचे आते हैं तो सिर्फ जानते हो सिर्फ कुछ ही लागू होता है। तो कह रहा है कि कम से कम कुछ कमीज जीन्स है, कुछ कमीज जीन्स है, सही बात है। अगर यही पूछ देता कि सभी कमीज जीन्स हैं तो ये लागू नहीं होता। ठीक है, यानी कि यहाँ पे दोनों सही हैं, बोथ आर फॉलो। तो है कोई यहाँ पे ऑप्शन में? निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करते हैं। बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। ठीक है, अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो पहले बात करो तो एच तो सब में है, पांचों में है। एच तो खत्म हो गया।
एच के बाद अगर हम देखते हैं तो ई है, ई है, ई है, ए है और आई है। तो भाई जब ए दिख गया तो ए को पहले लेंगे ना, क्योंकि सबसे पहले एच के बाद अगर ए है तो ए सबसे पहले आएगा, यानी कि चौथा। ओके, अब देखो ए है, ये वाला खत्म हो गया हमारे पास, चौथा खत्म। अब देखो एच के बाद ई है। अब अगर आई की बात करो, देखो ई आई और यहाँ पे आई है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे, इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, तो दोस्तों देखो पहले तो ई वाला ही आएगा ना, ई के बाद आई आएगा, तो इसको आप हटाओ पांचवा। ये तो ई के बाद जब भी आएगा ई के बाद वाले में ही आएगा, ये नहीं कि ये सबसे लास्ट में आएगा। एक बात समझिए, क्योंकि सब में ई दिया हुआ है, ये तो पांचवा सबसे लास्ट में आएगा। जब सबसे लास्ट में आएगा ना, तो देखिए ये दो ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गए। कैसे, आप देखिए। अब देखो यहाँ पे एच ई आई, एच ई आई, एच ई ए, फिर यहाँ पे ए है, तो ये तीसरा हमारा हो गया हर्ट। अब देखो एच ई आई सब में कॉमन है, उसके बाद एस है, उसके बाद जी है, तो पहले क्या होगा, एस होगा कि जी होगा, एस होगा, यानी कि एक हो गया हमारे पास क्या, नहीं एच ई आई है, एच ई आई है, उसके बाद जी है और एस है, तो क्या होगा, पहले हमारा जी होगा ना, सॉरी, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। उसके बाद बचा हमारा कौन सा, पहला, तो पहला हो जाएगा, और लास्ट में के लिए क्या बचा था, पांचवा बचा था, तो ये हो गया। यानी कि 4 3 2 1 5 है, कहीं पे है जी, बिल्कुल है, 4 3 2 1 5, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ओके, ठीक है, जो शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, यानी कि परटेनिंग का यूज करके, जो परटेनिंग में शब्द दिए हुए हैं ना, उनका यूज करके चारों में से ऐसा कौन है जिसका मीनिंग नहीं बनाया जा सकता। गाइड की बात करो भाई, तो पहला ही है, नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि परटेनिंग में यू कहाँ है, परटेनिंग में कहीं यू है, नहीं है, पहला ही सही है। चलिए मेहनत ही नहीं करना है, क्योंकि एक बार देखिए ट्रेन की देखो तो टी भी है, आर भी है, ए भी है, आई भी है, एन भी है। उसी तरह रिंग की बात करो तो परटेनिंग में आ रही है, आर भी मिलेगा, आई भी मिलेगा, एन भी मिलेगा, जी मिलेगा। और रेन की बात करो तो फिर सभी मिलेंगे। लेकिन गाइड की बात करो तो यहाँ पे परटेनिंग में न ही तो डी है, न ही यू है, ठीक है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अच्छा, अब देखिए कह रहा है कि दो अलग अलग पासे की स्थितियां दी है जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला के पी से यू तक अक्षर अंकित है, दर्शाई गई है। कह रहा है कि यू दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा आएगा। यू दर्शाने वाले, अच्छा ठीक है जी। तो एक काम करो ना, पहले इसमें हम ऐसे क्या करते हैं, पहले हम कॉमन ढूंढते हैं। कॉमन क्या है, पी है, ये देखो ये पी है, यहाँ पे पी है और ये एस है, ठीक है। अब देखो आप, पी है, पी कॉमन है, ख़त्म करो इन्हें। एस कॉमन है और यहाँ भी एस कॉमन है, ये भी ख़त्म। बचे क्या, तो बच गए भाई हमारे यू और आर। तो यू के अपोजिट में क्या आ जाएगा, सीधी सी बात, यू के अपोजिट में आर आ जाएगा, डी नंबर सही होगा। क्यों, क्योंकि देखिए अपोजिट पूछा था ना, तो अपोजिट ख़त्म करने का मतलब क्या था, मैंने ये थोड़ी नहीं कहा उसे काटना नहीं है, मेरा कहने का मतलब था कि पी है, यहाँ भी पी है, तो जो सेम होता है ना हम उसके नीचे उसी को लिख देते हैं। और उसके बाद एस था तो एस के नीचे एस है, तो इसमें तो कोई अपोजिट बनेगा नहीं, बचा क्या, अब पी हो गया, एस हो गया, तो बचा यू के नीचे आ, तो यही आंसर होगा। नीचे दिए गए शब्दों को तार्किक एवं सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। जो पहले आएगा मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, इसे सार्थक क्रम में लिखना है। तो अगर बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा पंचभुज। पंचभुज यानी कि तीसरा सबसे पहले होगा, तो जब तीसरा सबसे पहले होगा, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। क्वेश्चन करें एग्जाम में हम सीधे इसको डायरेक्ट टिक मार के भागेंगे, ठीक है। पहले तीसरा हो जाएगा, उसके बाद अगर बात करो तो पंचभुज के बाद क्या आता है, पंचभुज के बाद आता है षष्ठभुज, तो तीसरा के बाद पहला हो गया।
षष्ठभुज के बाद क्या आता है? तो षष्ठभुज के बाद आता है सप्तभुज, यानी कि चौथा हो गया। सप्तभुज के बाद अष्टभुज, यानी कि पांचवा हो गया। और अष्टभुज के बाद हमारा नौभुज, यानी कि दूसरा हो गया। 3 1 4 5 2 ऑप्शन 3 1 4 5 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ओके, चलिए अगला देख लीजिए। हाँ, कह रहा है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। अच्छा ठीक है, त्रिभुज हम लोग पता करेंगे। पहले जब ऐसे त्रिभुज हो ना, और उसमें एक ऐसे डंडी दी हुए हो, तो कितने डिवाइड हो गए? 1 और 2, इनको ऐड कर लेते हैं तो 3 हो जाता है, यानी कि इसमें 3 त्रिभुज है। 3 त्रिभुज है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, एक त्रिभुज दिया है उसमें डिवाइड किया है, तो कितने पार्ट हुए? तो एक पार्ट ये हुआ, दूसरा पार्ट ये हुआ, तो इसमें क्या करते हैं 1 + 2 कर देते हैं, तो टोटल जितना होगा उनको ऐड कर लेते हैं तो 3 हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप इसमें समझना चाहो कि 3 त्रिभुज कैसे हैं, तो देखिए, एक ये त्रिभुज हो गया, ठीक है, एक ये त्रिभुज हो गया, 2, और एक बड़ा वाला त्रिभुज हो गया, 3। ठीक है, ऐसे भी समझ लिए। चलिए, अब आपने समझ लिया तो आप खुद कीजिए। इसको पहले आप करो, इसमें कितने हो जाएंगे? तो हो जाएंगे 1 + 2, तो यहाँ से कितने हो गए? 3। अब देखो 3 कहाँ पे है? आप ये वाला देख रहे हो, इसको कीजिए 1 + 2, तो यहाँ से कितने हो गए? 3, यानी कि हमारे पास अभी कितने आ गए? 6 आ गए। ठीक है। अब देखो आप उसमें से अगर आप एक त्रिभुज और देखो, 6 के बाद ये कितने होते हैं? ये वाले एक है, एक ये है ना जी, 7। ओके, एक ये वाला है ना, ये वाला 8 है ना, ठीक है, 8 हो गया। एक ये वाला है बड़ा सा, 9, 3 3 6, ये 7 8, ये बड़ा 9। और उसमें से सबसे बड़े की अगर बात कर लो आप, तो इनसे भी बड़ा कौन है? ये बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला, ये 10। यानी कि टोटल कितने त्रिभुज है? तो टोटल त्रिभुज की संख्या है 10, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह का स्थान लेकर दिए गए पैटर्न को पूरा करते। अच्छा, जो ये क्वेश्चन मार्क है ना, इस फिगर को इन चारों ऑप्शनों में से कौन पूरा करेगा? और ये देखो, ये पूरा करेगा क्या? इसका तो मुंह उधर की तरफ है, ये पूरा करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये ख़त्म है। बी की बात करो, बी भी नहीं पूरा करेगा। सी की बात करो, ये डार्क वाला जो ये डार्क वाला जो पोजीशन है ना, ये वाला, ये डार्क वाला ऐसे, इसके ऊपर हमें ऐसा चाहिए। तो ये वाला अगर हम देखें, तो ये डार्क वाला तो यहाँ पे है सी में, लेकिन ये देखो ये क्या कर दिया है, ये वाला हमें नहीं चाहिए, ये भी गलत है, बचा है ये डी। तो यहाँ पे डी सही होगा, डी सही होगा, क्योंकि देखो फिगर से मिला लीजिए ना, सब कुछ यहाँ पे तो मैच हो रहा है। ठीक है, डार्क वाला भी है, और जो 2 ऐसे उठाया हुआ है ये भी है। देखो आप, ये 2 उठाया हुआ ऐसे भी जाके मिल जाएंगे, डी सही है। ठीक है, चलिए, एक मिरर इमेज है, ये इमेज है, ये जो है इमेज है, अगर इसको मिरर के सामने, ये जो मिरर दिया है इसके सामने रखा जाए तो कैसा होगा? सीधी सी बात है, किसी भी चीज़ को मिरर के सामने रखोगे तो वो प्रतिबिंब जो है उसका उल्टा बनेगा। उल्टा बनने का मतलब कि, पहले यहाँ से समझ लो, जो तीर इसका पूरब की तरफ मुख करके था, वो पश्चिम की तरफ ऐसे मुख हो जाएगा इस तीर का। ओके जी, जो तीर यहाँ पे भी इसका जो पूरब की तरफ मुख था, उसका भी मुख जो है अब कैसे हो जाएगा? यानी कि ये पश्चिम की तरफ ये भी हो जाएगा। और जो ये तीर इधर लटका हुआ है, वो किधर आ जाएगा? वो इस साइड में लटक जाएगा। अब देखो ऐसा है कोई फिगर में, ये वाला 2 पश्चिम की तरफ मुख होने चाहिए, ये नहीं है, ये भी नहीं है। रुको, मैंने क्या किया यार, पश्चिम की तरफ मुख होना चाहिए, दोनों का उल्टा करना है ना, तो उल्टा उलाटिए इसको, ये इधर मुख होगा, ये इधर मुख होगा। हाँ ठीक तो है, ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि देखो आप तीर दोनों पश्चिम की तरफ मुख है, और जो ये ऐसे लटका हुआ लालटेन की तरफ, वो भी आके किधर लटक गया है? इधर पूरब की तरफ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि यदि आप 1 से 99 तक सभी संख्याओं को लिखते हैं
तो आप 7 को कितनी बार लिखेंगे? यदि आप 1 से 99 तक सभी संख्याओं को लिखते हैं तो 7 को कितनी बार लिखोगे? 1 से 99 तक। अच्छा, अगर हम 1 से 60 तक की बात करें तो कितने बार 7 आएगा? 1 से 10 तक में एक 7 आएगा। 10 से 11 से जो 20 होगा उसमें एक 7 आएगा, 17। तो उसके बाद 27 होगा, उसके बाद 37 होगा, फिर 47 होगा और फिर 57 होगा। तो 1 से 60 तक 6 बार 7 आएगा। अब अगर 61 से और 70 की बात करो तो कितने बार 7 आएगा? तो देखो, एक तो 70 में 7 आ गया, और जो एक 67 होगा, 61 से 70 के बीच में एक 67 होगा, एक 70 होगा, तो 2 बार 7 हो गया। अब देखो, 70 से और 80 के बीच में आप बात कर लो तो देखो सबसे ज़्यादा 7 तो इसी में होंगे। 70 से 80 के बीच में बात करो तो 2 तो 7 77 हो गया, और 8 जो होते हैं 70 से 79 तक में, तो हो गए हमारे कितने पास? 10 हो गए। ठीक है, और अब हमारे बचे क्या? बचे हमारे 81 से 99 तक। 81 से 99 की अगर बात करो तो एक 87 होगा और एक 97 होगा। 2 जोड़ लीजिए, 6 2 8 2 10 और 10 20, टोटल कितने 7 हो जाएंगे? 20 7 होंगे। 20 7 होंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। ओके, चलिए। अच्छा दोस्तों, देखिए सेशन यहाँ पे हमारा एंड होता है आज का। ठीक है, ओके। तो एक बात समझिए, जो भी लेवल है एग्ज़ाम का, जो हमारे एग्ज़ाम में आता है, उसी लेवल को यहाँ पे अच्छे से आपको रखा गया और उसी प्रकार के क्वेश्चन रखे गए। प्रयास किया गया कि आपको अच्छे से डिस्क्राइब किया जाए, एक्सप्लेन किया जाए, ताकि आपको समझ में आए। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आता हो, चूँकि ये 29वां लेक्चर है, 29वां सेट है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। ओके, अगर आपके कोई कमेंट हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के नेक्स्ट सेशन में।